नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजू स्टडी ट्रिक में। साथियों, हम इस वीडियो में होम साइंस के उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। आर.एस. देशपांडे के अनुसार आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, छत आदि होते हैं। यह कथन किनका है? तो आर.एस. देशपांडे का। भवन के निर्माण में जीवन भर की कुल कमाई का 25% से अधिक नहीं व्यय करना चाहिए। मकान की मजबूती निर्भर करती है किस पर? नींव पर। जब नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होगा। कृत्रिम वायु आवागमन के क्या क्या प्रकार हैं? तो वेंटिलेशन, वातानुकूलन और संतुलित वायु आवागमन, यानी यह तीनों क्या हैं? कृत्रिम वायु आगमन के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, सामूहिकरण क्या है? तो विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध है। भवन निर्माण के समय जो मंच या कुर्सी की जो ऊंचाई होती है वह सड़क से 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 4 से 5 फीट ऊंचा होना चाहिए। भवन निर्माण के लिए जो उपयुक्त भूमि है वह कौन सी होती है? पथरीली भूमि। कौन सी भूमि उपयुक्त नहीं होती है? तो है चिकनी भूमि। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में सर्वाधिक जोर किस पर दिया है? तो शौचालय निर्माण पर। पारंपरिक भारतीय घरों में आवश्यक स्थान किसका माना जाता था? तो बरामदा का। गर्म क्षेत्रों में जो आवास का मुख्य द्वार दिशा है वह क्या होता है? उत्तरमुखी। और ठंडे क्षेत्रों में दक्षिणामुखी। भवन योजना के कितने समूह हैं? तो मुख्यतः 3 समूह हैं। कौन कौन? बरामदा एवं अतिथि कक्ष, शयन कक्ष, रसोई भोजन कक्ष एवं भंडार गृह कक्ष समूह। स्वास्थ्य की दृष्टि से भवन व्यवस्था आवश्यक है। प्रकाश, वायु और स्वच्छता। प्रत्येक आय वर्ग के लिए जो भूखंड की स्थिति का चयन है वह 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, उनकी आर्थिक स्थिति और स्थान का चुनाव। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। निम्न वर्ग के लिए 25 स्क्वायर यार्ड से 100 यार्ड, मध्यम वर्ग के लिए 100 से 400 गज, उच्च वर्ग के लिए 400 से अधिक भूमिखंड होना चाहिए। स्नान गृह की जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए? 7 बाई 8। और कितना आसान पर्याप्त है? तो 5 बाई 7 का। गंदगी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पेचिश, हैजा, अतिसार। बरामदे का उपयोग किस लिए होता है? तो बच्चों के खेलने के लिए। शयन कक्ष की प्रथम प्राथमिकता क्या है? एकांतता और वायु विजन। अतिथि कक्ष का आकार क्या है? तो 15 बाई 12 का। अतिथि कक्ष यानी बैठक की जो स्थिति है कैसी होनी चाहिए? तो प्रवेश द्वार के निकट होनी चाहिए। बैठक की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2 का होना चाहिए। बैठक क्या होता है? तो घर का हृदय स्थल होता है। गृह सज्जा समय 4 गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो 4 गुण क्या हैं? औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता और आधुनिकता। अब जो बैठक अतिथि कक्ष है उसका आकार कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। थार्नडाइक लर्निंग के यानी सीखने के 4 नियम दिए। तो कौन कौन? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और संबंध का नियम। किसने दिया? थार्नडाइक ने। सीखने की स्थिति के कितने कारक हैं? तो 5 मुख्य कारक हैं। कौन कौन? शिक्षार्थी, शिक्षक, विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री और भौतिक उपकरण। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य कितने चरण हैं? तो 6 चरण। कितने? 6 चरण, जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं?
एडकास मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फेक्शन। सीखने की 90% क्रिया संपन्न होती है किससे? तो कार्य करके सीखने से, यानी लर्निंग बाय डूइंग। और सीखना किससे प्रभावित होता है? तो प्रेरणा से, यानी इंस्पायरेशन। और यह इसकी क्या है? प्रथम शर्त है किसकी? लर्निंग की। बालक के सीखने में प्रेरणा उपयोगी क्या क्या है? तो पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और उसकी आलोचना, बालक की व्यक्तित्व का आदर। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर से हुई है। सूपे के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। समेकित का अर्थ क्या है? बिखराव को रोकना। अरिस्टोटल मॉडल में 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, यानी वक्ता, भाषण और श्रोतागण। लेगेंस मॉडल के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। भारत दूरदर्शन आरंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। एक समूह को लक्षित करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त संचार विधि है वह क्या है? जनसंचार। जन संपर्क विधि में क्या क्या सम्मिलित है? रेडियो, टीवी, सर्कुलर चिट्ठी। दृश्य श्रव्य साधन कितने प्रकार हैं या कितने भाग हैं? तो 3। कौन कौन? दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य साधन में जो लर्निंग होती है वह 25 से 30% बढ़ती है। इसमें क्या क्या शामिल है? चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, चित्र, फोटोग्राफ, मॉडल नमूना। यानी आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन दृश्य साधन है, तो आपको यह नाम जानना जरूरी है। अब बात करते हैं श्रव्य साधन, यानी जो सुनने के साधन हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर। दृश्य श्रव्य साधन और सुनने दोनों काम होता है, जैसे टेलीविज़न, नाटक, कठपुतली, सिनेमा, लोकगीत, छाया अभिनयन। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट को वेबनेट कहते हैं, यानी विंड सर्फ और कटन द्वारा शुरू किया गया था। फ्लैश कार्ड एक गैर प्रक्षेपित सामग्री है जिसमें जो कार्ड्स का आकार होता है वो कितना होता है? 10x12 का। पोस्टर में एक ही विचार सम्मिलित होते हैं, लेकिन चार्ट्स में विचार क्या होती है? श्रृंखला होती है। और शैक्षणिक फिल्म की लंबाई कितनी है? 10 mm। डिजाइन के तत्व कौन कौन है? तो रेखा, आकार, रंग, बनावट और विचार। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। कौन कौन? लंबवत, तिरछी, वक्र और पड़ या समतल रेखा। तो जो लंबवत रेखा वह क्या बोध कराती है? लंबाई का। तिरछी रेखा सहिष्णुता, शालीनता का। वक्र रेखा क्या बताती है? प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। और पड़ या समतल रेखा क्या बताती है? विश्राम या स्थिरता। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रेग एवं रस के अनुसार संतुलन डिजाइन वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है। क्रेग एवं रस के अनुसार ही घर की आंतरिक सुंदरता व्यक्ति एवं परिवार को सुख देने में सहायक होती है। कला के कितने सिद्धांत हैं? तो कला के 5 सिद्धांत हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव या बल। अब अनुरूपता के भी कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, या कमेंट में बताएं। लय प्राप्ति के 5 तरीके हैं। रट के अनुसार अनुपात क्या है? संबंधों का नियम है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संबंधों का नियम किससे जुड़ा है? तो अनुपात से। यह कथन किनका है? तो रट है। संतुलन विश्राम या स्थिरता है। यह बात किसने कही? तो गोल्डस्टीन। फर्नीचर के इतिहास में बारीक शैली का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1775 से 1800। जापानी पुष्प सज्जा का नाम क्या है?
ही के बामा। इसमें जो शब्द है सो, वो किसका सूचक है? मनुष्य से। बैठक एवं पढ़ने के कमरे में जो बल्ब होता है कितने वाट का होना चाहिए? 100 वाट। आंतरिक सज्जा प्रयोग का नमूना क्या है? प्राकृतिक और ज्यामिति दोनों। रट के अनुसार गृह सज्जा का उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता, अभिव्यक्ति और उपयोगिता। प्रसार शिक्षा जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को शिक्षित करना, यानी सामाजिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को शिक्षित करना। प्रौढ़ शिक्षा आयु कितनी होती है? तो 18 से 35 वर्ष। विशिष्ट अशांत किसी में क्या होता है? मूल्यांकन का सिद्धांत। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा होता क्या है? तो ऐसी शिक्षा जो संस्थागत होती है, जैसे विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? गैर संस्थागत होती है और ये अनवरत दिनों पर्यंत चलती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार प्रयोग हुआ कब? 1873 में। एक्सटेंशन शब्द का प्रथम प्रयोग बोरहिस ने किया कब? 1894 में। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राधा कृष्ण का मिशन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की क्या करी? अनुशंसा की। प्रसार शिक्षा एक सतत या अनवरत प्रक्रिया है। एक कथन किनका है? तो कृष्णाचार्य का। प्रसार शिक्षा भारत में कब शुरू हुआ? तो 1953 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो निरक्षरता का उन्मूलन करना या व्यवहारिक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यह कथन किनका है? तो पोस्टर लाभदायक है किनके लिए? तो दोनों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए और जो अनपढ़ हैं दोनों के लिए। तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया जो समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है वह क्या होती है? प्रदर्शनी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लो चार्ट। पोस्टर की ABC क्या है? A से यानी अट्रैक्टिव, B से ब्रीफ और C से क्लियर। कंप्यूटर के माध्यम से संदेश को भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है? ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1982 से। अशिक्षित जनता को समझाने का जो प्रभावशाली साधन है वह क्या है? चित्र एवं फोटोग्राफ, साथ ही साथ पोस्टर्स। प्रसार शिक्षा की जो उत्तम विधि वह क्या है? प्रदर्शनी। तो साथियों, यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताएं।